रीड द लाइन एंड रीड बिटवीन द लाइन, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और मैं ज़मीन और आसमान की जब बात कर रहा हूँ तो ज़मीन का मतलब ये हुआ कि आप बस सुपरफिशियली पढ़ रहे हो, लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। और जब मैं आसमान की बात करता हूँ तो इसका मतलब न सिर्फ आप रीड कर रहे हो बल्कि उस लाइन के भीतर का जो अर्थ है, जो मतलब है, वो भी आप समझ पा रहे हो। अब जब आप इतने बड़े लेवल की तैयारी करते हैं तो सिर्फ रीड द लाइन से काम नहीं बनता है, आपको रीड बिटवीन द लाइन यानी कि लाइन में छुपे हुए अर्थ को समझना एक नेसेसिटी है। मैं बोल रहा हूँ नेसेसिटी। तो कुछ हमारे भाई बंधुओं के कमेंट आए थे तो उन्होंने बोला कि सर मुझे ये स्पेक्ट्रम पढ़ने में बड़ा ही दिक्कत होता है, समझ नहीं आता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ, बट अब क्या कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर कमज़ोर रह जाते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मुझे भी लगा कि कम से कम इस पर वीडियो बननी ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ स्पेक्ट्रम की बात नहीं होने वाली है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कोई भी, तो हर जगह ये नियम काम आएगा। और ख़ासकर जो 72nd बीपीएससी के एस्पिरेंट है या फिर जो अभी कॉलेज में ही हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें नेसेसरी हो जाती है। तो हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे आज का जो टॉपिक रहेगा वो है स्पेक्ट्रम, हाउ टू रीड प्रॉपरली सो दैट यू कैन मेक योर कंसेप्ट वेरी वेरी क्लियर। ये है हमारी कुछ क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये समस्या बिगिनर्स के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली होंगी और उन्हें चूँकि आगे तैयारी करनी है तो ये चीज़ समझना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए मैं एक चैप्टर लेकर आपको समझाऊंगा कि स्पेक्ट्रम का ही एक चैप्टर है तो उसको पढ़ना कैसे, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक चैप्टर लिया, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, ठीक है। चैप्टर 11 स्पेक्ट्रम में दिया गया है, आप चाहें तो उसे खोल कर भी रख सकते हैं। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा तो उससे पहले मैं एक ओवरव्यू अपने दिमाग में जनरेट करने का प्रयास करूंगा। 5 से 6 मिनट लगेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब इस ओवरव्यू में मैं क्या करूंगा कि 3 खंड में बांटूंगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट का मतलब मैं ये देखूंगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन उस समय बनी थी तो उससे पहले ये संस्था क्यों नहीं आई, थोड़ा क्वेश्चनिंग करेंगे हम, क्यों नहीं आई, क्या कोई दूसरी संस्था, राजनीतिक संस्था यहाँ पर थी, और उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी या फिर भारतीयों की स्थिति क्या थी। आप समझ रहे हो, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू जनरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, उस समय की स्थिति को इमेजिन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जो शुरुआती एस्पिरेंट्स होंगे उनको हो सकता है ये क्वेश्चन जनरेट करने में दिक्कत हो, लेकिन आप अगर 2-3 क्वेश्चन भी जनरेट कर पाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। इसका मकसद यही है कि आप इस तरीके से सोचने की जो शक्ति है या क्षमता है उसे विकसित कर ले। और ये एक दिन में तो आएगी नहीं, ये प्रैक्टिस से आती है। तो अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपकी ये कैपेबिलिटी बन जाएगी। देयर इज 100% गारंटी ऑफ इट, ठीक। उसके बाद हम चलेंगे प्रेजेंट में, यानी कि उस समय जब कांग्रेस बनी या आईएनसी बनी तब ये क्यों बनी होगी, किसने बनाया होगा, और लीडर्स कौन रहे होंगे, और इनकी फंक्शंस क्या रही होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिर्फ क्वेश्चंस करिए, आंसर तो आपको बाद में मिलेगा ही, सिर्फ क्वेश्चन करना है आपको, और क्वेश्चन करने का अधिकार तो वैसे भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे फ्यूचर में कि ये जो कांग्रेस बनी तो फिर बाद में भविष्य में इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस इवेंट का क्या परिणाम पड़ा। अब क्या परिणाम पड़ा मतलब भारतीय आज़ादी पर क्या परिणाम पड़ा होगा, और इम्पॉर्टेंट कुछ इनिशिएटिव्स इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिए गए होंगे तो वो क्या होंगे, ठीक है। कुछ सेशंस सब की बातें भी आगे होंगी, कैसे गांधी जी का रोल इस एसोसिएशन से जुड़ गया। फिर बाद में आप और भी देखेंगे, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, इन सब का भी रोल देखेंगे।
इसी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो अगर आपने पहले कभी पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो इतना ओवरव्यू आप आराम से जनरेट कर सकेंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप ये क्वेश्चनिंग करने का हैबिट डालिए, क्योंकि चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे क्वेश्चनिंग करने की हैबिट बन जाएगी, और यही क्वेश्चनिंग करने की हैबिट आपकी जो एनालिटिकल पावर है, सोचने की क्षमता है, वो बहुत ही तेज़ी से विकसित करेगा। और जो चीज़ आप एक महीने में सीख सकते थे, अंडरस्टैंड कर सकते थे, उसे आप 15 से 20 दिन में लर्न कर लोगे। तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, सवाल पूछने की शक्ति, जो आपको या आपके मन को, माइंड को काफ़ी ज़्यादा विशाल और एलोबरेट बनाता है। ठीक है, अब मैं कुछ सैंपल आपके सामने रखता हूँ, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे भाई जांचना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद को जांचना है कि आप अभी कितने गहरे पानी में हो, मतलब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है या नहीं है, आप सिर्फ लाइन पढ़ रहे हो या फिर रीड बिटवीन द लाइन के मतलब को समझ पा रहे हो। तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पर स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर का एक पैराग्राफ दिया गया है और इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में भी आपको अभी जस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और फिर ये जो पैराग्राफ है उसको आप रीड करिए। ठीक, और रीड करने के बाद मैं जिस तरीके से रीड करके और इस पैराग्राफ को समझ पा रहा हूँ, तो क्या आप उस तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसे जज करिए। ठीक, तो पॉज कर सकते हैं आप। चलिए, हो गया। अब चलते हैं कि जब आपने पढ़ा पॉज करके तो क्या आप कुछ पॉइंट्स को सोच पाए कि नहीं, ये मेरा सवाल है। जैसे देखिए, मैं अब शुरू कर रहा हूँ। द इमर्जेंस ऑफ provisional association after 1850s may have been limited in their social base as well as their objectives। तो यानी कि 1850 के दशक में जो प्रोविजनल एसोसिएशन, जो ग्रुप्स बनने शुरू हुए, उसके सामाजिक आधार लिमिटेड थे, उसकी ऑब्जेक्टिव्स भी लिमिटेड थी। अब ये तो हो गया लाइन, लेकिन रीड बिटवीन द लाइन, मेरे ख्याल से आपने सोचा होगा कि भाई सामाजिक आधार का मतलब क्या है और ये क्यों लिमिटेड था। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, उस समय का सिनेरियो थोड़ा सा याद करने का प्रयास करना चाहिए कि ये एसोसिएशन जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई ही नहीं थी, जनता को कनेक्ट ही नहीं कर पाती थी। मतलब इसमें भले ही इंटेलेक्चुअल्स थे, जो जानकार थे, ज्ञानी व्यक्ति तो थे, लेकिन मास पॉपुलेशन की आवाज़ ये नहीं उठा पाते थे। तो यहाँ जो सामाजिक आधार है ना, इसका मतलब यही हुआ, इसमें महिलाओं की आवाज़ उठाना या फिर जो ब्रिटिश नियम कानून को वायलेट कर रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाना। तो आपको इससे रिलेट करके देखना है। अब दूसरी चीज़ आ गई ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है कि ये जो एसोसिएशन बनते थे या तो किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए होते थे, ज़मींदारों के इंटरेस्ट के लिए हो सकते थे, या फिर ये जब आवाज़ उठाते भी थे तो कुछ ही मैटर पर आवाज़ उठाते थे, लाइक कुछ रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को दिया जाए, अगर नहीं भी दिया जाए तब भी ये संतुष्ट हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि ये इनकी जो तौर तरीके थे आवाज़ उठाने की, या तो ये पत्र लिखते थे या फिर कहीं न्यूज़पेपर में कुछ क्रिटिसाइज किया, इस तरीके से होता था। यानी कि कोई ग्राउंड लेवल पर जो एक्टिविटीज़ थी ऑर्गेनाइज नहीं की जाती थी। तो ये होता है रीड बिटवीन द लाइन। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर आप देखिए आगे जब मैं पढ़ रहा हूँ, बट दिस स्पार्क्ड ऑफ द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक जागरूकता तो इन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स से जो क्रिटिसाइज करते थे। तो ऐसे में और भी जो लीडर्स हैं वो भी लिखने शुरू कर दिए। अब जब ये मीडिया सब लोगों के हाथ में पहुँचता था, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई उस चीज़ को सुना रहा है, तो लोग और जागरूक होते थे और इंटेलेक्चुअल्स जुड़ने शुरू कर देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ। अब एक और लाइन आप देखिए, क्या आपने डिकोड कर पाया? सिंस द 1870s द मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया सर्व्ड टू इंटेंसिफाई द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ इंडियंस। यानी कि 1870 के बाद, अब आप समझिए कि 1857 का रिवोल्ट हो गया, बहुत सारे नियम कानून में बदलाव हो गए। तो जब ये ब्रिटिश रूलर्स स्टेप्स लेने लगे इंडिया में, तो इसने और ज़्यादा राजनीतिक जागरूकता भारतीयों के बीच में फैला दिया, क्योंकि अब
ब्रिटिशर्स एक्सपोज हो गए कि भाई ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, भारतीयों के इंटरेस्ट के लिए नहीं। जहाँ भेदभाव एक अभिन्न अंग बना दिया गया था, है ना, उसके बाद सैलरी नहीं दी जाती थी, उसके बाद लैंड रेवेन्यू सब सही नहीं था, एक्सप्लॉयटेशंस ज़्यादा होते थे। तो ये सब जो इश्यूज थी इसने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, राजनीतिक जागरूकता बढ़ा दी। और ऐसे में अब धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग या जिनके अधिकार प्रभावित हुए थे या फिर जो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे और ज़्यादा क्रिटिसाइज करना चाहते थे, तो वो एक एक करके जो है विभिन्न प्रांतों से एकजुट होना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इमर्ज्ड इन द latter 1870s and early 1880s were more critical to the British ruler। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसिज्म ब्रिटिशर्स का किया जाने लगा आने वाले एसोसिएशंस के द्वारा जो इस पीरियड में आए। ठीक है, क्योंकि एक्सपोज होने लगा ब्रिटिश, और भी लोग आने लगे। अब जितना लोग आने लगेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो फिर ताकतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों की मांग करेंगे कि भाई मुझे भी अधिकार दो, भारतीयों को भी शामिल करो, भारतीयों को भी शिक्षा का अधिकार दो, भारतीयों को भी स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार दो। ठीक है, तो ऐसे से अधिकार की मांग धीरे धीरे आएगी। तो ये सब जो सिनेरियो हमने अभी डिस्कस किया, 5-6 सिनेरियो डिस्कस किया हमने, तो ये सारे सिनेरियो ने एक सॉलिड ग्राउंड इस्टेब्लिश कर दिया जो बाद में जाके एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापना होगा, जिसको हम कांग्रेस कहेंगे। अब सॉलिड ग्राउंड क्या रहा, अभी हमने डिस्कस किया 4-5 ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी रही, शोषणकारी नीतियाँ। फिर देखिए जो इंडियंस के जो एस्पिरेशंस हैं वो रेज होने लगे। फिर क्या हुआ, बहुत सारे लीडर्स इमर्ज होने लगे, इंटेलेक्चुअल्स इमर्ज होने लगे। और फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव करते थे, और जो ये क्रिटिक्स करते थे लीडर्स, इनकी आवाज़ या इनकी बात और लोगों तक, इंटेलेक्चुअल तक पहुंचती थी, तो और इंटेलेक्चुअल जुड़ने शुरू हो गए। तो इस तरीके से जो भारत के विभिन्न प्रांत थे, उस प्रांतों में से बहुत सारे लोग आने लगे, एसोसिएट होने लगे। अब यहाँ से एक चीज़ ये निकलती है कि जब ऐसी घटना घटेगी, ऐसी बात होगी, तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ने के लिए एक कुछ व्यक्ति का तो होना जरूरी है जो लीड करेगा। तो लीड करने वाला कौन होगा, तो वहाँ पर आपको ए ओ ह्यूम नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पास्ट से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करने का प्रयास किया। आप देख रहे हो, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है ताकि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मजबूत हो। तो मेरे ख्याल से आपने 50-60% तक डायमेंशन तो जरूर सोचा होगा। अगर इस तरीके से आप सोच पा रहे हो तो ये हुआ रीड बिटवीन द लाइन, और आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होते चली जाएगी, देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो ये तो मैंने एक सैंपल दिया आपको। अब यहाँ पर जो मैंने 2 विभाजन किए हैं कि अगर आप इजीली इसको डिकोड कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे बिफोर आई डिस्कस द थिंग्स ऑफ दैट पार्टिकुलर पैराग्राफ, तो आप आसानी से स्पेक्ट्रम को रीड कर सकोगे, कोई इश्यू नहीं होगी, समझ सकोगे। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर आप नहीं समझ पाए, आप डिकोड नहीं कर पाए, आपको हर एक शब्द जो मैंने बताया वो काफ़ी माइंड से ऊपर चला गया, आउट ऑफ द बॉक्स लगी, तो कैसे क्या किया जाए? क्योंकि ओवरव्यू तो थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आप सिर्फ लाइन पढ़ते चले जाओगे और अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी आप देखो उतने से पैराग्राफ में मैंने कितने सारे आपको लिंकेजेस दे दिए, ए से लेके जेड तक। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो या फिर पढ़ने में फिर भी कठिनाई हो रही है, तो फिर आपको एक स्टेप थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कोई अलग से बुक पढ़ने पड़ेंगे। मैं एक यूट्यूब चैनल का नाम आपको बता रहा हूँ, बुक्स तवा करके नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप कोई चैप्टर पढ़ने से पहले आप बस यूट्यूब पर ये सर्च करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस बुक्स तवा, या फिर कोई दूसरा चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो, गांधी एंड फेज बुक्स तवा। तो ऐसे करके 15 से 20 मिनट का वीडियो हर एक सब टॉपिक पर बना हुआ है, और आपको ग्रैप के जरिए, एनिमेशन के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे सैंपल है आपका, जैसे आईएनसी की बात मैंने करी, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए मात्र 11 मिनट में आपको प्रॉपर जो आईएनसी का बैकग्राउंड है
वो बता दिया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से नोट्स बनाएंगे उसके बाद सब कुछ यहीं से करेंगे, नहीं, आप एक ओवरव्यू समझने के लिए, ताकि जब इसको देख लें उसके बाद जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग में वो जो चित्र है, वो जो फीलिंग है, वो जो मोमेंट है आईएनसी के पीरियड का, वो विजुअलाइज होने लगे, तो आप चीज़ें अच्छे से लिंकअप कर सकोगे और धीरे 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 चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि जस्ट 10-12 दिन में आप अपने राइट ट्रैक पर आ जाओगे। अदरवाइज पढ़ने में वही डिफ़िकल्टी बनी रहेगी और फिर आपको दिक्कत होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस तरीके से सर्च करके, और ये आप बुक्स तवा ऐड कर देंगे लास्ट में तो आपको मिल जाएगा। या आपको पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो आप ये भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, तो प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, 15-15 मिनट के वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हो। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई इश्यू नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल सब्जेक्ट है और समझा जा सकता है। ये हमारी और आपकी ही कहानी है, बस वो पास्ट में हुई थी और हम अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। अब देखिए, जो अगला सवाल आता है कि हम कैसे रीड करें, प्रोसेस टू रीड, ठीक है, यहाँ पर भी है। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे वीडियोस देखने के बाद, तो पहले रीडिंग में आप कुछ मत करें, हाईलाइट वाईलाइट कुछ मत करना है, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आप पूरा ही हाईलाइट कर दोगे और ERM जो भी उस बुक में दिए गए हैं उसका भी नोट्स बना दोगे। तो अगर 800 पेज का स्पेक्ट्रम है तो आपका 500 पेज का नोट्स बन जाएगा, ये 400 पेज का बन जाएगा। और एग्ज़ाम में थोड़ी ना आप 400 पेज रिवाइज करोगे हर एक सब्जेक्ट के, तो ये मत करना आप। सेकेंड रीडिंग जब आप करोगे तब आप हाईलाइट करो, तब तक मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और मैं एक अच्छा सा ट्रिक आपको दे रहा हूँ, उस ट्रिक से आप जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो बुक्स में, ठीक है। तो सेकेंड रीडिंग में आप हाईलाइट करिए और जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आप उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक। और फिर जब आपका थर्ड रीडिंग होगा तो फिर जो नोट्स बन गए हैं आपको आप रिवाइज करिए, उसी को रिवाइज करिए, फिर प्रैक्टिस करिए और फिर अपने नोट्स को फिल्टर करते रहिए। लेकिन मतलब ये हुआ कि आप बार बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा भाई ये इसकी जो तो ज़रूरत नहीं है, ये फालतू मैंने ऐड कर दिया था, इसको काट देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और फिर अगर कुछ ऐड भी करना हो तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, कहीं टेस्ट आपने दिया तो कुछ पॉइंट अगर छूटा हुआ तो यहीं पर ऐड कर लेंगे। तो एक तरीके से आपका इंटीग्रेटेड नोट बन जाएगा और आप उसी नोट को बार बार रिवीजन करेंगे। भले ये टेस्ट आप किसी अन्य इंस्टीट्यूट का देते रहें, कोई इशू नहीं है, लेकिन नोट आपका एकत्रित एक जगह पर रहना चाहिए। एक टॉपिक का जो भी पॉइंट से टेस्ट का या फिर बुक का या फिर कहीं आपने पढ़ा कहीं सुना तो उसी टॉपिक उसी सेक्शन में हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज़ और जो मैं भूल रहा था, हाँ याद आ गया। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक अल्टरनेटिव सलाह ये देना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा PYQ देख लें उस टॉपिक का। जैसे INC का है तो INC से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैं उसका दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ जो कि थोड़ा टेक्नोलॉजिकल है। वो ये है कि जब आप पढ़ोगे पहले राउंड में तो आपको तो पता चलेगा नहीं कि क्या रेलिवेंट थिंग है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए ये स्ट्रेटजी लाया है 5W + H + I + P। अब आपको लगेगा ये बराबर स्ट्रेटजी क्या है, मैंने इस पर पहले ही बात करा है, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो मैंने इस पर बात किया है डिटेल से। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को, कि मान के चलो आप INC पढ़ रहे हो तो INC क्या था, ये इसका सवाल आना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल संस्था थी। फिर देखिए आप व्हेन कब बना, तो ये आपको पता होना चाहिए 1885। मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे नहीं, या फिर जब आप पढ़ते चले जाओगे तो ये सवाल दिमाग में रहेंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नोट्स बनाने हैं, ठीक। फिर देखिए वेयर, तो वेयर मतलब ये सेशंस कहाँ हुआ या बना कहाँ, या फिर पहला सेशन दूसरा सेशन तीसरा सेशन कहाँ पर हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फिर देखिए मेंस के लिए आ जाता है वाई वाली हाउ वाली चीज़ें जनरली आपको मेंस में मिलेंगी, ठीक है, कि आखिर क्यों बना था। तो अभी हमने 5-6 रीजन आपको बता दिए, वहीं पर पहले पेज से ही 4-5 रीजन आप लिख सकते हैं। फिर आप देखिए हाउ, कैसे बना होगा, इसमें कौन लीडर होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी हो गया, ये फ्यूचर वाली बात हो गई कि ठीक है बना तो था, इसका कार्य भी हमने देखा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रीडम स्ट्रगल पर, या फिर कैसे इसने
इंडियन फ्रीडम में कंट्रीब्यूट किया, मास पार्टिसिपेशन को भविष्य में फिर इन्होंने लीड किया, गांधी जी का रोल भी आ जाता है आईएनसी में। तो ऐसे ऐसे करके अगर ये उस चैप्टर में दिया रहेगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। फिर क्या है, होम, किसने स्टार्ट किया, या फिर आप ऐसा समझो कि इससे जुड़े जो सदस्य थे, अगर उस सदस्य ने इसको प्रिसाइड किया तो वो कौन थे। तो ऐसे ऐसे करके भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर पर्सनालिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, पर्सनालिटीज, क्योंकि हिस्ट्री में पर्सनालिटीज एक इंपॉर्टेंट पिलर है जहाँ से क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, चाहे गांधी जी हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे आपके ये गोपाल कृष्ण गोखले हो या बदरुद्दीन तायब जी हो, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो मैंने आपको बात बता दी। अब आप सोचोगे कि सर मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि कैसे इसको समझे। तो आपके सामने मैं आपको आईएनसी का जो पूरा चैप्टर है वो खोल के रखा हूँ और आप देखिए कि कैसे क्या करना है। तो पहला पेज तो हमने कर लिया, ठीक। अब आप देखिए फाउंडेशन, यहाँ क्या दिया गया है, इट वॉज ए रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम, ये नाम आ रहा है आपको, who mobilized the leading intellectuals of the time। तो इसका मतलब क्या है, whom, किसने फाउंड किया, तो A.O. ह्यूम ने फाउंड किया। एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। फिर आप देखिए क्या दिया गया है, फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट, यानी कि वेयर, कहाँ पर हुआ, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। तो ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। व्हेन, 1885, ठीक है। फिर आप देखिए इससे पहले 2 सेशंस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नहीं, कॉन्फ्रेंस के हुए थे, जो 1883 में हुए थे, 1885 में हुए थे। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर एसोसिएशन सबका ईयर नहीं याद करना पड़ता है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो उतना टेंशन नहीं लेना कि हर साल हर ईयर हम नोट डाउन करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, वो दूसरे तीसरे राउंड में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया, तो आपके मन में थोड़ा सवाल उठना चाहिए कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाया होगा, ठीक है, कौन लीडर होंगे, कब बना होगा। तो ऐसे करके आपके सवाल उठेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने ये बनाया था। अब एक सवाल आपका उठना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, मतलब सवाल उठे ना, ये भी काफ़ी है, क्योंकि धीरे धीरे आपके आंसर मिल जाएंगे। तो सवाल उठना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये, आप सवाल उठाना सीखो माइंड में, तभी आपके क्रिटिकल थिंकिंग और जो माइंड का एक्सपेंशन है वो हो सकेगा, ठीक है। तो इसने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी, जो बाद में ये आईएनसी के साथ मर्ज भी हो गया, कांग्रेस के साथ मिल भी गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट, पहला सेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे करके आपको पढ़ना है, और थोड़ा अगर आप PYQ पहले से देखे रहोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम दिए गए, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट के नाम आपको याद रख लेने, ऐसे करके पढ़ा जाता है। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, 1890 में कदम्बनी गोंगली, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था, प्रिसाइड नहीं किया था, चेयर नहीं किया था, एड्रेस किया था, भाषण दिया था वहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, और ये क्वेश्चन में आते भी है। फिर आप जब नेक्स्ट में जाओगे तो आपका फिर ये सेक्शन खुलेगा, वॉज इट ए सेफ्टी वेल्व। तो आपके सवाल मन में उठनी चाहिए, व्हाट वेयर वेन वाला, कि भाई सेफ्टी वेल्व इसका मतलब क्या था ये। तो क्या कांग्रेस एक सेफ्टी वेल्व था, तो सबसे पहले सेफ्टी वेल्व का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कौन से लीडर्स सेफ्टी वेल्व को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे आपको पता होगा कि 70 BPSC के प्रीलिम्स में सेफ्टी वेल्व पर क्वेश्चन आया था कि सेफ्टी वेल्व वाली थ्योरी किसने प्रपोज करी थी, है ना। तो शायद लाला लजपत राय का नाम आता है ना। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिलता चलेगा। फिर एक आता है लाइटनिंग कंडक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, क्यों आईएनसी को जब ये बन रहा था तो कुछ लीडर्स लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, तो यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। तो आप ऐसे करके पढ़ेंगे। फिर जब आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का सेक्शन आएगा। तो आप जब पढ़ेंगे कि हाँ क्या एम्स था, तो थोड़ा बहुत आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बनते हुए नजर आ जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत के पढ़ते समय ये आपको दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि भाई मुझे पीछे की कुछ चीज़ें यादें नहीं आ रही हैं या समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप पीछे से रिलेट आसानी से कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं। फिर देखिए मॉडरेट फेज का आता है, नर्म दल गर्म दल आपने सुना होगा। तो मॉडरेट फेज में कौन से लीडर थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा फ्रीडम मूवमेंट में या फिर कांग्रेस को आगे बढ़ाने में, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। इनका अप्रोच क्या रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई रिजोल्यूशन पास करवाते थे या फिर लेटर लिखते थे या फिर मीटिंग्स करते थे अंग्रेजों के साथ कि भाई कुछ
हमें भी रिबेट दे दो, कंसेशन दे दो, इंडियन रिप्रेजेंटेशन दे दो, ऐसे करके बात बोली जाती थी इनके द्वारा। लेकिन ये मास मूवमेंट में कभी इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि इनको थोड़ा ये भी डर रहता था कि अगर मास मूवमेंट में जाएं तो हो सकता है कि मास उतनी अवेयर ना हो और फिर अंग्रेज हम ही पर एक्शन ले ले, ऐसी भी चीज़ें होती थी। तो आप लिंक कर पा रहे हो कि कैसे हमें डिफरेंट डायमेंशंस को लिंक करना पड़ता है। तो ऐसे आप सोचिएगा तो आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक, फिर देखिए अगले सेक्शन में जाएंगे तो हमें कंट्रीब्यूशंस पर क्वेश्चन आएंगे, तो ये मेंस से रिलेटेड हो जाता है। तो एक तो ये है इकोनॉमिक क्रिटिक, तो इसमें भी कुछ लीडर्स के नाम आते हैं और ये कुछ बुक लिखते हैं, तो बुक के भी नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे ड्रेन थ्योरी है, तो ड्रेन थ्योरी दादा भाई नरोजी ने दिया था। ठीक है, कुछ बुक्स इन्होंने भी लिखा था दादा भाई नरोजी में, वो आगे आपको मिल जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसी प्रकार से आप देखिए ये पूरा दिया गया है। फिर आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जो डिमांड ये रिफॉर्म की कर रहे थे मॉडरेट्स, तो बाद में इनको वो अंग्रेज कुछ देते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की रखने की बात करते हैं काउंसिल में, तो इस तरीके से आता है। तो इसके क्या प्रोविजंस है, ये आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तो इसे हाईलाइट कर लेना है, फिर इसके लिमिटेशंस को पढ़ लेना है, क्योंकि मेंस में आपको लिमिटेशंस भी लिखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप जब पढ़ते चलो जाओगे तो फिर दूसरा कंट्रीब्यूशंस आएगा, फिर आपका आएगा तीसरा कंट्रीब्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। फिर देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका इवेल्युएशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, यानी कि एक प्रकार से क्रिटिकल एनालिसिस की बात करता है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स भी दिए रहेंगे और कुछ निगेटिव्स भी दिए रहेंगे, तो ऐसे करके आपको ये तैयार करना होता है चैप्टर। फिर आप समझिए कि कुछ कुछ आपके कमेंट्स दिए रहते हैं, तो आप ये जो कमेंट्स है ना वो मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए कर सकते हैं। तो थोड़ा इस बॉक्स को भी पढ़ेंगे, और क्या पता स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना बीपीएससी का, जैसे कोई डायलॉग है तो ये डायलॉग किसने दिया, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये कोई लीडर बोल रहे हैं तो इसको छोटा करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो थोड़ा सा उसे भी पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहा। अब भाई कांग्रेस तो बन गया, अब कांग्रेस जो बन गया तो ब्रिटिश ने एक्शन क्यों नहीं लिया शुरुआत में, तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई शुरुआत में कांग्रेस उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था। और फिर यहाँ पर कुछ डायलॉग भी है ना, वो आपको मिल जाएगा। जैसे डफरिन ने कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कहा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इसको आपको हाईलाइट करना है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि इतने सारे जो 10 पेज हमने देखे, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए। अब अगर आप इन पॉइंट्स को पकड़ पा रहे हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दैट मीन्स आप सही दिशा में जा रहे हो। और धीरे धीरे ये पकड़ने की कला जो है आनी ही चाहिए। अभी हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन आ जाएगी। और नहीं आ रही है तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रही है, क्या मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूँ, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि लास्ट में आपके समरी आएंगे, तो एक बार समरी आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स फैक्ट बनते हैं और इसको आप नोट्स में तैयार कर लेंगे। यहाँ दिया गया है फर्स्ट सेशन वो इंडियन नेशनल यूनियन बना या कांग्रेस बना। ठीक है, फिर कुछ फाउंडेशनल थ्योरी है, सेफ्टी वेल्थ थ्योरी। देखो आप देखो 71 बीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया ना, सेफ्टी वेल्थ थ्योरी लाला लाजपत राय। कंस्पिरेसी थ्योरी उसी प्रकार से ये पूछ सकता है, आरपी डट। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले, है कि नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, और इन्हें भी नहीं छोड़नी है, समरी को भी। फिर इंपॉर्टेंट लीडर्स से एक बार बस गो थ्रू कर लेना है कि हाँ कुछ छूट तो नहीं गया, अगर छूट गया तो नोट्स में ऐड कर लेंगे, बस इतना है। इस तरीके से आपको पढ़ लें। तो क्या अब मैं ये कहूँ कि हो गया आपका, बस इतना ही करना था? नहीं, अभी आपका प्रैक्टिस बाकी है। और फिर यहीं पर आता है आपका टेक्नोलॉजी का रोल। ठीक, तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया है, अब आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन के नहीं बल्कि मेंस के क्वेश्चन के भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपसे कि आपके पास जो भी LLM है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक ChatGPT या जेमिनाई, जो भी है पेड वर्जन हो तो ज़्यादा सही रहेगा। अब तो फ्री भी मिलता है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने एक कमांड प्रॉम्प्ट लिखा है आपके लिए, और इस कमांड प्रॉम्प्ट को आप डालेंगे ChatGPT में या जेमिनाई में। ठीक है, फिर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दे देगा। तो कहने का मतलब ये भी है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बीपीएससी को फोकस करके जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, तो उसका हमें 20 क्वेश्चन बना कर दें। वो आप 30-40 भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और 5 इजी क्वेश्चन जिसमें कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हो, वो भी हमें शामिल करके दें बेस्ड ऑन PYQ ट्रेंड विदाउट
आंसर, या विद आंसर भी कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इन हिंदी करेंगे, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश करेंगे। तो जब आप ये डालोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन के दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, हिंदी में मैंने डाला था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये इजी क्वेश्चन आ गया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे कि हाँ ये 85 में हुआ था, आप देखिए सही आंसर है। और कुछ आपको कुछ पॉइंट भी बनकर आ जाएंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, संस्थापक कौन थे। फिर क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फिर आप देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ये जेमिनाई का है, ठीक है, गूगल का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन मेंस का, तो आप यहाँ पर कमांड देकर लिख सकते हैं कि मुझे मेंस का भी क्वेश्चन दीजिए इजी टाइप का, जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तो वो आपको क्वेश्चन दे देगा निकाल के 5, ठीक है। और आंसर चाहिए तो आप आंसर के साथ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एंड टेक्नोलॉजी का सहारा जितना हो सके लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी को आसान बनाएगा और कंफर्टेबल भी बनाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं, एंड यू विल गेट दिस PDF ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।